पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक सवाल सबके जहन में आ रहा होगा कि जो मंत्रालय कभी नीतीश कुमार 20 साल तक कभी किसी को दिया नहीं, वो सम्राट चौधरी को देने के लिए कैसे मान गए। वो स्टोरी जानने के आपके मन में कहीं ना कहीं इच्छा जागी होगी कि इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे और क्यों माने नीतीश कुमार गृह मंत्रालय देने के लिए बीजेपी को, वो भी सम्राट चौधरी को बनाने में। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। बहुत अहम सवाल है और सबके मन में है कि सम्राट के गृह मंत्री बनने की इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे और क्यों मान गए नीतीश कुमार। देखिए, गृह विभाग 20 साल से नीतीश कुमार के पास रहा है और अब सम्राट चौधरी को सौंपा गया है। ये सिर्फ विभाग की अदला बदली भर नहीं है, बिहार में पावर ट्रांसफर की तरफ इशारा करता है। यह पावर ट्रांसफर अचानक नहीं हुआ है, लंबे समय से बीजेपी के भीतर यह मांग उठ रही थी। पिछले चुनाव में ही, पिछले विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी गृह मंत्रालय मांग रही थी। 43 सीट पर ही जीत पाए थे नीतीश कुमार, फिर भी उन्होंने नहीं दिया गृह विभाग और मुख्यमंत्री बने। 43 सीट पर जीत के बावजूद वो मुख्यमंत्री बने और गृह विभाग नहीं दिया बीजेपी के लाख मांगे जाने पर। लेकिन इस बार दे दिया है। तो सवाल उठ रही, मांग तो उठ ही रही थी कि राज्य में कानून व्यवस्था की जवाबदेही अब मुख्यमंत्री से हटकर पार्टी के हाथ में आए, बीजेपी के हाथ में आए, ताकि यहाँ पे यूपी की तरह एक रोल मॉडल लागू किया जा सके। योगी वाला होता है ना जो बुलडोजर मॉडल, उसके लिए कई बार बिहार में योगी के पोस्टर तक लगाए गए थे बीजेपी की तरफ से। और जब भी कोई बड़ा अपराध होता है बिहार में तो योगी मॉडल पर चर्चा होने लगती है और योगी मॉडल पर कार्रवाई की मांग भी होने लगती है। सर, अब सवाल ये आता है कि इसकी पटकथा दिल्ली में नीतीश कुमार और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के साथ ही लिख दी गई थी कि भाई यहीं बनेंगे। हाँ, देखिए, ये इस बार तय कर लिया गया था। गृह मंत्रालय ऐसे ही बीजेपी को नहीं मिल गया है। जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 महीने की रणनीति का ये परिणाम है। चुनाव की घोषणा से पहले दिल्ली में सितंबर में गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार, बीजेपी के टॉप लीडरशिप के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और बैठक में बिहार में बढ़ते साइबर क्राइम, हथियार तस्करी, संगठित अपराध पर बहुत चर्चा हुई थी। और इसमें रिपोर्ट दी गई थी कि 60% बड़े गैंग बॉर्डर इलाकों से चल रहे हैं, नेपाल और बिहार के बॉर्डर इलाकों से। बैठक में यह भी माना गया कि बिहार का अगला राजनीतिक नैरेटिव विकास नहीं, सुरक्षा और शासन प्रशासन होने वाला है। और था भी, जंगल राज के नैरेटिव के दम पर ही तो इंडिया आया है। ऐसे में बिहार की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तुरंत निर्णय लेने होंगे, ठीक है, और इसके लिए जवाबदेह चेहरा भी तय करना होगा। इसी बैठक में सम्राट चौधरी को जवाबदेह चेहरे के रूप में पेश किया गया, क्योंकि वह बिहार में हार्ड लाइनर के रूप में अपनी पहचान रखते हैं और लगातार बिहार में यूपी के योगी मॉडल को लागू करने की बात भी करते रहे हैं। सम्राट ने योगी की स्टाइल में ही डायलॉग दिया था कि अपराधी या तो जेल जाएगा या तो कब्र में जाएगा। बिल्कुल, योगी जैसा ही उनका व्यक्तित्व है और योगी जैसा ही तल्ख तेवर है। बिहार की 729 किलोमीटर लंबी खुली जो सीमा है, नेपाल सीमा दिल्ली के लिए हमेशा सॉफ्ट जोन बनी रही है। 8-9 सितंबर को 2025 की रात नेपाल पुलिस की फायरिंग में आपको पता ही है कि 21 युवाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद नेपाल में जेन-जेड का बेरोजगारी को लेकर आंदोलन हुआ। पुलिस थानों, मंत्री आवासों और प्रशासनिक भवनों पर हमले हुए। किस तरह से मंत्री को लोग खदेड़ रहे थे, पुलिस वालों को खदेड़ रहे थे। तो सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई कि इस अस्थिरता का असर सबसे पहले बिहार के सीमावर्ती जिलों पर, जैसे सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, भदोही पर पड़ सकता है। सर, पहले भी नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता से बिहार से फेक करेंसी की बात करें, ड्रग सप्लाई, मानव तस्करी, हथियार का नेटवर्क तो बढ़ता रहा है। हाँ बिल्कुल, नेपाल के जरिए चीन, पाकिस्तान बिहार में खेल करता रहा है और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सितंबर की रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अगले 18 महीने में बिहार नेपाल सीमा सबसे सेंसिटिव रहेगी। इसलिए केंद्र एक आक्रामक, तेज फैसला लेने वाला गृह मंत्री चाहता था जो पुलिस मशीनरी को स्पीड कर चलाए, ठीक ना, स्पीड अप करके चलाए और केंद्रीय गृह मंत्री से लगातार संपर्क में रहे और दिल्ली में होने वाली बैठकें अटेंड कर सके, क्योंकि नीतीश कुमार तो गृह मंत्री की बैठक में दिल्ली जाते नहीं हैं। वे प्रदेश से डीजीपी को ही भेजते रहे हैं। नेपाल से जुड़े इस मुद्दे में नीतीश संवेदनशीलता को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए वो सम्राट के नाम पर तैयार हो गए कि भाई अब ठीक है, अब इस उम्र में कहाँ घूमेंगे दिल्ली, हर महीने 15 दिन पर जाएंगे और अमित शाह के हाजिरी लगाएंगे। नीतीश कुमार का कद भी वैसा नहीं है, इतने बड़े कद के नेता हैं तो उनका अच्छा भी नहीं लगा कि
अमित शाह के साथ जाकर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो अब परिस्थिति को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए नीतीश कुमार मान गए सम्राट के नाम पर। सर, बांग्लादेश और पूर्वी भारत बिहार में राष्ट्रीय सुरक्षा का बफर स्टेट कहा जाता है, चिकन नेक कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से चिकन नेक कहा जाता है, ठीक है। और भारत के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाला 22 किलोमीटर का सकरा इलाका है। अगर भारत की सुरक्षा का नक्शा बनाया जाए तो बिहार उसका बैक सपोर्ट है, ठीक है। 2023-24 में बांग्लादेश से धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों, नकली नोट, रैकेट और रोहिंग्या घुसपैठ के मामले खूब बढ़े थे। और अक्सर अमित शाह रोहिंग्या घुसपैठ के बारे में बोलते भी रहते हैं, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी। और ये घुसपैठ बिहार के रास्ते से ही हो रही थी। केंद्र को राज्यों के सहयोग की जरूरत थी, जहां गृह विभाग सब कुछ तय करता है। राजनीतिक रूप से भी बीजेपी चाहती थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का क्रेडिट उसे अकेले मिले। सम्राट चौधरी राष्ट्रवाद के चेहरे हैं। उनके भाषणों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, सुरक्षा नियमित विषय रहते हैं। जब भी देखिएगा तो बांग्लादेश पर, पाकिस्तान पर, सुरक्षा को लेकर बयान देते रहते हैं बड़े बड़े। उनके आने के बाद बिहार ATS, STF और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़िया हो सकता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है। बिहार अब सिर्फ राज्य नहीं है ना, नेशनल सिक्योरिटी बेल्ट बन गया है। अब बीजेपी से सीधे सेंट्रल के कंट्रोल में लेना चाहती है। तो सम्राट चौधरी बन गए गृह मंत्री, तो अब सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में हो गया, अमित शाह के कंट्रोल में हो गया लॉ एंड ऑर्डर। तो जो नेपाल के जरिए, बांग्लादेश के जरिए जो घुसपैठ हो रही है, उसको रोकने के लिए विशेष रणनीति बन सकती है। सर, अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर स्टेट बनाने का लक्ष्य बीजेपी का है। अगर सम्राट कामयाब रहे तो स्वाभाविक रूप से सीएम का चेहरा बन जाएंगे। बिल्कुल, बीजेपी की यही रणनीति है। सम्राट चौधरी कई बार कैबिनेट बैठक में कह चुके हैं कि पुलिस काम करेगी, बहाने नहीं, ठीक है। उनकी पॉलिटिक्स सीधी है, या तो अपराध कम करो या हटो। तो NCRB के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भी बिहार हिंसक अपराधों में आगे है। और यह हत्या के प्रयास के लगातार मामलों में देश के शीर्ष 5 राज्यों में से गिना जाता है। बिहार में अपराध का स्वरूप ज़्यादा गंभीर है, यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। और इस इमेज को खत्म करने के लिए सम्राट चौधरी को बड़ा चेहरा बनाया गया है। नीतीश ने भी सहमति जताई है और लक्ष्य ये रखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के मामले में बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाना है। तो आप देखिए, इसका तो सीधा मैसेज है, 2029 का सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि भाई बिहार को हमने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नंबर 1 स्टेट बनाया। नीतीश कुमार का जो सुशासन का USP है वो अभी भी कायम है। सर, क्या नुकसान नहीं होगा जो सम्राट चौधरी थोड़ा सा योगी मॉडल को कॉपी करते हैं, उनकी तरह बोलते हैं, और योगी जी बहुत सीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि जैसा यूपी में चल रहा है वैसा ही यहाँ भी चले? नहीं, नीतीश कुमार ने पूरी तरह से होम मंत्रालय नहीं दे दिया सम्राट चौधरी को। गृह मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है उन्हीं के पास है। सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश कुमार के पास है। सर, तो सम्राट लॉ एंड ऑर्डर इसी आधार पर नीतीश कुमार तैयार हुए हैं क्या? देखिए, सम्राट हार्ड लाइनर हैं और इसी आधार पर नीतीश कुमार तैयार हुए हैं। नीतीश कुमार प्रशासनिक, संयमित और संस्थागत शासन चलाते हैं, योगी मॉडल वाले नेता नहीं हैं। बीजेपी ने ये तर्क दिया कि अब सोशल मीडिया ट्रोल ड्रिवन नैरेटिव और हिंसक अपराधों से निपटने के लिए हार्ड लाइन छवि वाली पॉलिटिक्स की जरूरत है। बीजेपी ने यही प्रस्ताव नीतीश के सामने रखा था, जिसके लिए सम्राट की वर्किंग के उदाहरण भी दिए गए, जिसमें उन्होंने पंचायत राज मंत्री पद पर 4 महीने में 263 भ्रष्टाचार के आरोपी को सस्पेंड किया। प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए पोस्टरवार, सड़क आंदोलन, पगड़ी राजनीति से बीजेपी को आक्रामक बनाया। डिप्टी CM रहते हुए फील्ड इंस्पेक्शन, नाइट पेट्रोलिंग की, और इस हिसाब से बीजेपी ने सम्राट को एक्टिव शासक के रूप में प्रोजेक्ट किया, जिस पर नीतीश को भी समझ में आया कि उम्र के हिसाब से अब हार्ड पॉलिटिक्स उन पर सूट नहीं करेगा। इसलिए नीतीश विभाग छोड़ने को तैयार हुए। और वैसे भी भाई IAS IPS अधिकारियों के तबादले का अधिकार तो नीतीश कुमार के पास ही है। सर, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो अब जवाबदेही कौन होगा? पहले तो नीतीश कुमार पे निशाना साधते थे।
अब तो गृह मंत्री बन गए सम्राट चौधरी, तो बीजेपी की जवाबदेही होगी। नीतीश ने भले ही गृह विभाग छोड़ दिया है, लेकिन आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेवारी तो अपने पास ही रखा है ना। बिना उनकी मर्जी के सम्राट बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। बाकी रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर में सम्राट आक्रामक फैसले ले सकते हैं और उसकी ज़रूरत भी है। देखिए होता क्या है कि मुख्यमंत्री आमतौर पर, मुख्यमंत्री से बाहर तो कोई विभाग ही नहीं होता है। सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए ही आईएएस आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है और उन आईएएस अधिकारियों और आईपीएस अधिकारियों के जरिए ही शासन प्रशासन को कंट्रोल किया जाता है। वो अधिकार तो अभी भी नीतीश कुमार के पास है, लेकिन नीतीश कुमार डे टू डे अफेयर में नहीं इन्वॉल्व होंगे और वो छूट देंगे सम्राट चौधरी को कि आप भाई ठीक से कानून व्यवस्था को संभालिए, पुलिस अधिकारियों से खूब डंडा हाँक करके काम कराइए। जहाँ विवाद होगा, जहाँ पेच फंसेगा, वहाँ नीतीश कुमार हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री से ऊपर तो कोई नहीं होता है ना। आप गृह मंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री के पास ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो हर विभाग में ताक झाँक कर सकता है, हर विभाग के काम काज की निगरानी कर सकता है, उसमें दखल दे सकता है। तो गृह मंत्री बन गए, ठीक है, आपको अधिकार दे दिया, आप नौजवान हैं, आक्रामक तेवर वाले नेता हैं, आपके गृह मंत्री बनने से पुलिस में एक अच्छा मैसेज जाएगा, अपराधियों में दहशत होगा, ऐसे ही भी हो गया सम्राट चौधरी के नाम से, तो उसका फायदा मिलेगा। जहाँ लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो नीतीश कुमार तो कभी भी डोर खींच सकते हैं, लगाम टाइट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय दे दिया तो नीतीश कुमार पावरलेस हो गए। मुख्यमंत्री कभी पावरलेस होता है? अब झारखंड में भी तो हमेशा गृह मंत्रालय किसी न किसी को दिया ही जाता रहा है और कई राज्य हैं, गुजरात में भी गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में पहले नहीं था, अभी रख लिया है। अभी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने ही पास रखा है, लेकिन जब शिंदे थे वहाँ मुख्यमंत्री तो गृह मंत्रालय अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री के पास था। हाँ, अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री ने शिंदे को नहीं दिया, अपने पास ही गृह मंत्रालय रखा है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गृह मंत्रालय दूसरे के हाथ में रहता है। लेकिन बिहार में 20 साल तक तो नीतीश कुमार ने कभी इस मंत्रालय को दिया नहीं और ये कोशिश पिछले 10 साल से बीजेपी कर रही थी, 5 साल से तो जरूर कर रही थी। मुझे याद है पिछले चुनाव के पहले ही तय हो गया था, बीजेपी ने तय कर लिया था कि गृह मंत्रालय ले लेना है, हाँ ठीक है ना। लेकिन वो नीतीश कुमार ने नहीं दिया, जबकि बहुत कमजोर होकर चुनाव से निकले थे। मतलब 75 विधायकों वाली पार्टी 43 विधायकों वाली पार्टी बन गई थी, फिर भी बीजेपी को उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और बीजेपी को नहीं हैंड ओवर किया उन्होंने गृह मंत्रालय। इस बार किया है तो बढ़ती उम्र भी एक कारण है और चाहते हैं कि भाई कोई आक्रामक तेवर वाला गृह मंत्री रहे तो डेली डे टू डे काम वो संभालेगा। अब नीतीश कुमार को जब जरूरत होगी तब हस्तक्षेप करेंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो हमने पॉइंट्स बताए हैं, क्या क्या कारण रहे होंगे, क्या इनसाइडर है, ना कि हम कोई कहानी बताने आए थे। तो आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं।